Assalamualaikum everyone, this is Azhar Imran and welcome to the class of current affairs. In today's class, we are going to discuss our next topic of current affairs, which is Middle East. And purely speaking from current affair point of view and from exam point of view and exam perspective, if you look at the past almost 5 years papers of current affair of CSS or even 10 years papers of current affair of CSS, so you would be pleasantly surprised with respect to the importance of this topic that there won't be a single paper of CSS current affair in which the question has not been asked about Middle East. तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मिडल ईस्ट करंट अफेयर के लिहाज से और CSS के लिहाज से और ओवरऑल इंटरनेशनल अफेयर्स के लिहाज से भी कि पिछले हर एग्जाम में करंट अफेयर के पेपर में मिडल ईस्ट के टॉपिक पे क्वेश्चन आया है। तो उस पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम मिडल ईस्ट जो एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत डिटेल टॉपिक है, इट्स अ वेरी lengthy topic. We will try कि if we look at the past papers, जो भी questions पिछले 4-5 साल के past papers में आए हैं और जो इस वक्त contemporary major issues हैं मिडल ईस्ट के अंदर, हम उनको जो है एक विद इन अ टाइम फ्रेमवर्क हम उनको इतना क्रिटिकली एनालाइज कर सकें कि वो ना सिर्फ हमें जो मिडल ईस्ट की कंटेम्प्रेरी इश्यूज और डेवलपमेंट्स हैं और चैलेंजेस हैं और इश्यूज हैं उनसे भी हमें जो है अवेयर करें, बट आल्सो जो मिडल ईस्ट की पास्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि मिडल ईस्ट का जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर जो क्वेश्चन है परहैप्स ये वाहिद टॉपिक है करंट अफेयर का CSS के अंदर जिसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे भी उतना ही पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में आने की जितनी कि इसके हिस्ट्री के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2020 का CSS का करंट अफेयर का पेपर देखें तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मिडल ईस्ट का जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम है, पीस का और वॉर का जो क्राइसिस चल रहा है उस क्राइसिस को एक बड़े ही डिफरेंट तरीके से पूछा गया कि जो 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं मिडल ईस्ट के अंदर, GCC है, गल्फ कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन है, उसके बाद अफ्रीकन लीग है और उसके बाद अरब लीग है। तो इन 3 ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहा है पीस प्रोसेस के अंदर, तो उससे आपको आइडिया होगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे दैट इन टुडेज क्लास वी विल कवर ऑल दोज ब्रॉडर issues and topics. And before I start, let me briefly make out the outlines that would give you the idea of Middle East, what Middle East is, what has been its a brief history, how this Middle East has developed in the 20th century, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम मिडल ईस्ट को मिडल ईस्ट क्यों कहते हैं और 20th सेंचुरी में ये किस तरह डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रांजिशन डेवलपमेंट से होता हुआ 21st सेंचुरी के अंदर इंटर हुआ। एंड विद द 21st सेंचुरी मिडल ईस्ट अगेन अनफॉर्चुनेटली वेंट इनटू वॉर्स एंड ब्लड्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बिकॉज ऑफ द फर्स्ट इराक वॉर, और इराक वॉर के बाद फिर अरब स्प्रिंग और फिर सीरिया की सिविल वॉर, फिर लीबिया की सिविल वॉर, यमन की सिविल वॉर, और आजकल जो क्राइसिस आपको मिडल ईस्ट में नज़र आ रहा है, एक तो ऑफकोर्स पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक की वजह से ईरान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही है, बट आल्सो एक और जो क्राइसिस है वो ग्लोबल ऑयल का भी है। तो हम एक ब्रीफ आउटलाइंस बनाते हैं जिसमें हम उसके तमाम एंगल्स और पर्सपेक्टिव को कोशिश करेंगे कि हम एनालाइज कर सकें। सो इफ़ यू लुक एट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द टर्म मिडल ईस्ट, तो आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि जो मिडल ईस्ट की टर्म है वो 1904 में इस्तेमाल होना स्टार्ट हुई है। कि मिडल ईस्ट को जो हम मिडल ईस्ट कहते हैं ये पहली दफ़ा यूरोपियन फिलोसफर्स ने और स्ट्रेटजिस्ट ने और मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने 1904 में मिडल ईस्ट को टर्म दी। और मिडल ईस्ट क्या है वो एक ज्योग्राफी की टर्म नहीं है बल्कि वो एक जियो स्ट्रेटजिक टर्म है। जियो स्ट्रेटजिक टर्म से मुराद ये है कि यूरोप ने अपनी मुस्लिम दुनिया के बारे में जो डिफेंस और मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी थी उसके कॉन्टेक्स्ट में 20th सेंचुरी के शुरू में, इनके 1900 के भी शुरू में 1904 में इस टर्म को इस्तेमाल किया गया जो मेजर पोर्शन था मुस्लिम वर्ल्ड का। तो अगर आप देखें तो 20वीं सदी के शुरू में बाय एंड लार्ज यूरोप ने जो है मेजर पोर्शन जो था मुस्लिम वर्ल्ड का वो ऑक्यूपाई कर लिया था या कॉलोनाइज कर लिया था, लेकिन एक पोर्शन ऐसा था जो कि यूरोप अभी भी ऑक्यूपाई नहीं कर सका था, और वो पोर्शन था जिसको हम कहते थे ऑटोमन एम्पायर या खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया, जिसके अंदर ईरान, टर्की, सेंट्रल एशिया, अरब वर्ल्ड और अफ्रीका के मुसलमान इलाके आते थे। तो उन इलाकों को कॉलोनाइज करने के लिए या उन टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने के लिए ये मिडल ईस्ट की टर्म इस्तेमाल की गई। अब इसको मिडल ईस्ट क्यों कहा जाता है, उसकी जो है
2 से 3 हिस्टोरिकल रीजंस हैं। एक तो अगर आप देखें तो ग्रीक्स के टाइम से और रोमन्स के ग्रीक्स के टाइम से प्लेटो और अरिस्टोटल की फिलॉसफी के अंदर भी आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। तो ग्रीक्स के कॉन्टेक्स्ट में जो ग्रीक्स थे वो अपने के अलावा जो ग्रीक वो सोसाइटीज़ या वो माशरे या वो सिविलाइजेशन या वो लोग या वो कल्चर जो ग्रीक सिविलाइजेशन का हिस्सा नहीं था, उनके लिए ग्रीक्स ने एक टर्म इस्तेमाल करना शुरू जिसको आप कहते हैं ओरिएंट। और ओरिएंट का मतलब था दी अदर पीपल, दी अदर कल्चर, यानी कि वो लोग वो कल्चर जो ग्रीक का हिस्सा नहीं है, और खुद को वो ऑक्सीडेंट कहते थे। ऑक्सीडेंट का मतलब है द पीपल ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन, द पीपल हु बिलोंग टू द ग्रीक कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो वो ऑक्सीडेंट ओरिएंट की टर्म इस्तेमाल होना शुरू हुई। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर 16 और 17 सेंचुरी में जब यूरोप के अंदर रेवोल्यूशंस आया, रेनेसां आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंटेलेक्चुअल इनलाइटमेंट आई, तो जो ओरिएंट थी उसको रिप्लेस कर दिया गया ईस्ट के साथ, और जो ऑक्सीडेंट थी उसको रिप्लेस कर दिया गया वेस्ट के साथ। तो वेस्ट से मुराद द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रीक सिविलाइजेशन, और ईस्ट से मुराद जो है ईस्टर्न पीपल है, जिसमें मेनली अफ्रीका और एशिया आता है, ठीक है। तो दिस इज द बैकग्राउंड। अब जो टर्म है मिडल ईस्ट, वो यूरोपियंस ने इसलिए इस्तेमाल की, एक तो इसका जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट था कि मुसलमानों के वो इलाके जो यूरोप अभी ऑक्यूपाई नहीं कर सकता खिलाफत उस्मानिया के, उनको ऑक्यूपाई करने के लिए दे स्टार्टेड यूजिंग द स्ट्रेटेजिक पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू द टर्म ऑफ मिडल ईस्ट। दूसरा मिडल ईस्ट की एक रीज़न जो है वो ये भी है कि अगर आप वर्ल्ड मैप को यूरोप में खड़े होके, वेस्ट में खड़े होके देखें, तो ये जो इलाके हैं जिनको हम मिडल ईस्ट कहते हैं, ये वेस्ट के और यूरोप के जो है वो वर्ल्ड मैप के पर्सपेक्टिव से, वर्ल्ड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ईस्ट के मिडल के अंदर आते हैं। तो इसलिए यूरोप ने इसको मिडल ईस्ट कहना शुरू किया। जोग्राफिकली जिस इलाके को हम मिडल ईस्ट कहते हैं वो वेस्ट एशिया कहलाता है, क्योंकि वो उसको हम मगरबी एशिया कहते हैं, क्योंकि वो एशिया के मगरब में वाक़ है, ठीक है। एशिया जिसके 4 मेजर पार्ट्स हैं, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, उसके बाद सेंट्रल एशिया है, फिर आपके पास वेस्ट एशिया है। तो वेस्ट एशिया में ये इलाके आते हैं जिनको हम मिडल ईस्ट कहते हैं, और एक रीज़न मैंने वो हिस्टोरिकल बताई है, और दूसरी वो अगर वर्ल्ड मैप के पर्सपेक्टिव से आप उसको देखें। तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ द टर्म जो है जिसको हम मिडल ईस्ट कहते हैं, द ओरिजिन ऑफ द टर्म मिडल ईस्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड व्हाट इज दैट इफ यू लुक एट द मिडल ईस्ट, तो जैसे मैंने बताया कि यूरोप हैज अटेम्प्टेड एंड ट्राइड अगेन टू ऑक्यूपाई दीज मुस्लिम टेरिटरीज जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर थी, खिलाफत उस्मानिया के अंदर थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई वाज यूरोप सो मच इंटरेस्टेड इन ऑक्यूपाइंग दीज मुस्लिम टेरिटरीज। ऑफ कोर्स एक तो जियो इकोनॉमिक रीजन थी और दूसरी जियो पोलिटिकल रीजन थी। यूरोप के लिए इकोनॉमिकली ये टेरिटरी जो है वो बड़ी वायबल थी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एशिया को ऑलरेडी बाई एंड लार्ज यूरोप ने ऑक्यूपाई कर लिया था, खास तौर पे सब कॉन्ट्रियन वगैरह। तो अगर इन इलाकों को ऑक्यूपाई करते तो यूरोप की जो पूरी की पूरी पावर है, और यूरोप से मेनली फ्रांस और ब्रिटेन, 20वीं सदी में वो 2 बड़ी सुपर पावर्स थी, कॉलोनियल पावर्स थी। तो फ्रांस और ब्रिटेन की जो पावर है इस दुनिया में, वो ऑक्यूपेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और फिर ऑटोमन एम्पायर या खिलाफत उस्मानिया एक बड़ी सुपर पावर रही है 13वीं सदी से ऑनवर्ड, 14वीं सदी से ऑनवर्ड। तो उस वजह से यूरोप के साथ उसकी जंगें भी होती रही हैं। पूरी दुनिया को फ्रांस और ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, यूरोप ने ऑक्यूपाई किया, लेकिन वो इन इलाकों को मुसलमान ऑक्यूपाई नहीं कर सके बिकॉज ऑफ द पोलिटिकल एंड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। तो इसलिए वो उसको अपनी सिक्योरिटी थ्रेट भी समझते थे। तो दैट इज द बैकग्राउंड। लेकिन अगर आप 20वीं सदी के शुरू में देखें तो मिडल ईस्ट की जो जोग्राफी थी और जो पॉलिटिक्स थी वो चेंज हुई, और फिर 20वीं सदी के मिड में जाके, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 की बात जाके, जो मिडल ईस्ट है, अगर आप 20वीं सदी के अंदर मिडल ईस्ट को स्टडी करें तो 20वीं सदी के शुरू में जो है मिडल ईस्ट जो है वो अपनी हिस्टोरिकल, पोलिटिकल, जियोग्राफिक जो स्ट्रेटजी चेंज के अंदर जो है वो एक उसके अंदर चेंज आती, तब्दीली आती है। और वो चेंज और तब्दीली क्या है कि ऑटोमन एम्पायर या खिलाफत उस्मानिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में शिकस्त खा जाती है जर्मनी का साथ देने की वजह से, जिसके बाद ऑटोमन एम्पायर के जितने भी सूबे और इलाके होते हैं वो फ्रांस और ब्रिटेन की ऑक्यूपेशन या टेरिटोरियल कंट्रोल में चले जाते हैं, और वर्ल्ड वॉर 2 तक वो फ्रांस और ब्रिटेन के कंट्रोल में रहते हैं। जैसे फ़लस्तीन का जो मसला है वो वहीं से पैदा होता है, जिसको हम फ़लस्तीन इशू कहते हैं। ये 1917 में एक एग्रीमेंट किया ब्रिटिश क्वीन ने यूरोपियंस और मेनली ब्रिटिश यूज के साथ, अगर वो वर्ल्ड वॉर 1 में बरतानिया को सपोर्ट करते हैं जर्मनी के खिलाफ, तो वो पावर में आने के बाद या वर्ल्ड वॉर 1 जीतने के बाद जो जूस का एक
पुरानी डिमांड थी कि उनको एक सेपरेट रिलीजियस बुनियादों पे होमलैंड या मुल्क मिलना चाहिए, स्टेट, तो उसको वो सपोर्ट करेंगे, जिसको हम बेल्फर डिक्लेरेशन कहते हैं। और फिर 1922 में जब फ़लस्तीन जो है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर टूट जाती है, खिलाफत उस्मानी को शिकस्त होती है और फ़लस्तीन जो है वो ब्रिटेन के कब्जे में चला जाता है, तो वहाँ से फिर ये जूश की माइग्रेशन स्टार्ट होती है। फिर 1948 के अंदर जाके फ़लस्तीन इसराइल बनता है, जहाँ से फ़लस्तीन का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो ये सारे के सारे जो इलाके हैं जिनको आज अब मुस्लिम वर्ल्ड कहते हैं, 1920 तक यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ये मुस्लिम वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये ऑटोमन एम्पायर था, ये खिलाफत उस्मानिया था। और ये तमाम के तमाम जो इलाके हैं खिलाफत उस्मानिया के और ऑटोमन एम्पायर के, ये सारे के सारे इलाके, ये जो टेरिटरीज हैं, ये उस खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे। तो वर्ल्ड वॉर 1 के खात्मे के बाद इनको फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में डिवाइड किया या तकसीम किया। अच्छा, अब इस डिवाइड और तकसीम के बाद जो है वो ये जो मुख्तलिफ मुल्क आज आपको नजर आ रहा है, जिसको आप मुस्लिम वर्ल्ड कहते हैं, जिनकी तादाद 55 या 56 से ज़्यादा है, तो ये तमाम की तमाम मुस्लिम वर्ल्ड 1920 के बाद बनना शुरू हुई। 1920 से लेकर 1945 तक ये यूरोप के, फ्रांस ब्रिटेन के कंट्रोल में रहे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जब फ्रांस और ब्रिटेन की डिस्ट्रक्शन हुई, आल्दो वो जंग तो जीत गए जर्मनी और जापान और इटली के खिलाफ, लेकिन जब इकोनॉमिक और पोलिटिकल और इंडस्ट्रियलाइजेशन की डिस्ट्रक्शन हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस आया, बहुत से करोड़ों लोग मारे गए, तो वो इस काबिल नहीं थे कि वो इन इलाकों को दोबारा अपनी जो इन इलाकों का कंट्रोल है वो अपने पास रख सकते। तो यूएनओ भी बन गई, फिर पावर पॉलिटिक्स में भी चेंज आया, तो मजबूरन इन इलाकों को आज़ादी देनी पड़ी, यूरोप को और फ्रांस और ब्रिटेन को। तो ये जो इलाके थे जो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इनको फ्रांस और ब्रिटेन ने टेक ओवर किया। तो अब ये इन मुल्कों को इन इलाकों को आज़ादी मिलना शुरू हुई, और जब आज़ादी मिलना शुरू हुई तो वहाँ से फिर ये मॉडर्न नेशन स्टेट्स बनी, ये स्टेट्स बनी जिसको आप मुस्लिम वर्ल्ड आज कहते हैं, जिसके 56 मुल्क हैं। ईरान देख लें, फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट देख लें, इराक देख लें, सीरिया देख लें, लीबिया देख लें, यमन आपके पास हो गया, इवन कतर है, बहरीन है, ठीक है, अब सऊदी अरब है, टर्की है। अच्छा, अब इसमें से 4-5 मुल्क ऐसे हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले आज़ाद हो गए थे, मुसलमान मुल्कों की बात कर रहा हूँ। उनमें एक जो सबसे पहला मुसलमान मुल्क बना वो टर्की था, ठीक है, दूसरा सऊदी अरब जिसको आप KSA कहते हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरब, तीसरा जो है वो इराक है 1934 के अंदर जाके, फिर इजिप्ट 1936 के अंदर, और फिर 40s के अंदर ईरान जाके। बाकी तमाम जो मुसलमान मुल्क हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनते हैं, जो फ्रांस और ब्रिटेन इलाकों को आज़ादियाँ देते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं डीकोलोनाइजेशन, या पोलिटिकल साइंस और IR में कहते हैं द डीकोलोनाइजेशन, दैट द कोलोनाइजेशन ऑफ यूरोप ओवर दीज टेरिटरीज ended and the decolonization began, that these states started to become independent, and by independence mean the rule of the France and Britain ended over these territories. और अगर आप इसमें पाकिस्तान की एग्जांपल देख लें तो पाकिस्तान भी 1947 के बाद जो है वो आज़ाद होता है, और 1947 के बाद जब ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर अपनी कॉलोनाइजेशन को जो है वो सरेंडर किया या डिक्लेयर किया कि दे आर लीविंग इंडिया, तो उसके बाद फिर इंडिया की पार्टीशन हुई और पाकिस्तान के बना। सो दिस इज़ द होल बैकग्राउंड। अब हम आ जाते हैं, सो दिस इज द बैकग्राउंड। सो मिडल ईस्ट इन द 20th सेंचुरी वी हैव डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया है कि 20वीं सदी के अंदर मिडल ईस्ट की किस तरह डेवलपमेंट और प्रोग्रेस रही है। अब हमने इसके अंदर मिडल ईस्ट को पहले 50 सालों में डिस्कस किया कि 1900 से लेकर 1950 तक मिडल ईस्ट की क्या हिस्टोरिकल जियोपॉलिटिकल कंडीशन रही है। अब हम इसके जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 मिडल ईस्ट है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो मिडल ईस्ट है, यानी कि 1950 से लेके 2001 तक 9/11 तक हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं 21st सेंचुरी के उसमें मिडल ईस्ट में आ जाएंगे।